सुप्रभात बच्चों, फिर से आप सभी प्रशिक्षुओं को मेरे क्लास में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आप सबों को संस्कृति की अवधारणा एवं संस्कृति की विशेषताओं को बताया। जैसा कि विशेषताएं एवं अवधारणाओं को जानने से पता चलता है कि हमारा जो संस्कृति है यह मानव की एक अमूल्य संपत्ति है। और इससे क्या पता चला कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी संस्कृति में जन्म होता है, लेते हैं और जिसके बल पर मानव अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं। यह संस्कृति ही है जो जैविक प्राणी से मनुष्य को आदमी बनाता है। संस्कृति का सर्वाधिक मशहूर आगमन एवं निम्कोव विद्वान हैं। आगमन एवं निम्कोव के अनुसार अब हम संस्कृति के निम्न प्रकार को जानेंगे। तो आज का हमारा शिक्षण बिंदु है टाइप्स ऑफ कल्चर, संस्कृति के प्रकार। तो प्रायः आगमन ने संस्कृति के दो प्रकार बताए हैं, भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति। इसके पहले हम लोग जान लें कि आगमन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में संस्कृति का अर्थ सामाजिक विरासत से लगाया है। सोशल चेंज में अपनी पुस्तक उन्होंने लिखा, उसका नाम है सामाजिक परिवर्तन। उसमें उन्होंने संस्कृति का अर्थ सोशल चेंज के अंतर्गत में सामाजिक विरासत से लगाया। विरासत में जिसको हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विरासत में मिली हुई है। इनका कथन है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अपने माता पिता से कुछ शारीरिक मानसिक विशेषताएं प्राप्त होती है, उसी प्रकार समाज से भी अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। क्या होती? जिस प्रकार व्यक्ति को माता पिता से कुछ शारीरिक मानसिक विशेषताएं प्राप्त होती है, उसी प्रकार क्या, एक सेकंड रुको तो, इनका कथन है, इनका आगमन एवं निम्कोव का, कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अपने माता पिता से कुछ शारीरिक मानसिक विशेषताएं जो प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार समाज से भी क्या है, उसे अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। समाज में उसे खाने पीने, पहनने, रहने, खेलने की वस्तुएं प्राप्त होती है। क्या होता है? मानव को समाज में रहने पीने का, खाने पीने का और खेलने की वस्तुएं जो प्राप्त होती है, इसके अतिरिक्त उसे और क्या प्राप्त होती है? समाज से जन रीतियाँ प्राप्त होती हैं, लोकाचार प्राप्त होती है, प्रथाएं प्राप्त होती हैं, विश्वास प्राप्त होती है और आदर्श आदि सीखता है और प्राप्त करता है। मानव समाज में आके उठना, बैठना, रहना, खाना पीना और खेलने की वस्तुएं के अलावा विभिन्न तरह की प्रथाओं को, विश्वासों को, आदर्शों को समाज में ही रह के वे सीखता है और प्राप्त करता है। और ये सभी जो चीज़ें हैं जो व्यक्ति को जो समाज से प्राप्त होती है, वो उसके लिए क्या कहलाता है? उसकी विरासत। जो वो आज सीखता है वह आगे आने वाले पीढ़ी को वो सिखाएगा। तो ये हमारा जो सामाजिक जो विरासत है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? हस्तांतरित होती है। तो इसको इन्होंने आगमन एवं निम्कोव ने इसे दो भागों में बांटा है, भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। तो भौतिक भाग में इन्होंने किसे लिया है कि जो मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं के रूप में इन्होंने संस्कृति के अंतर्गत में रखा है। मटेरियल में कि जो मानव के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं के रूप में आती हैं, वह संस्कृति क्या है? भौतिक होती है। और सभी इसमें मूर्त वस्तुएं सम्मिलित करते हैं, जिन्हें हम इंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं? आभास कर सकते हैं। उसे हम इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं।
भौतिक वस्तु, भौतिक भाग में जो हम मानव अपने निर्मित भाग, जो अपने विलासिता की वस्तुएं हैं, जो अपने जीवन को जीने के लिए जो उनकी आवश्यकता के अंग बन जाते हैं, जैसे घड़ी, पेन, मशीन इत्यादि। तो ये हमारा क्या है, उनका भौतिक भाग है, संस्कृति का भौतिक भाग है। और नेक्स्ट क्या है, अभौतिक भाग। आप लोग नोट कर सकते हैं, भौतिक भाग और अभौतिक भाग। तो अभौतिक भाग जो मानव द्वारा बनाए गए, जो मानव के द्वारा, इसमें पहला में क्या था कि जो मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं, जो मानव के द्वारा बनाए गए, और इसमें क्या है कि मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं ने निर्मित विचार, मूल्य, आदर्श और हिदायतों के रूप में होते हैं, जिनका कोई माप, तौल, रंग, आकार नहीं होता। ये इंद्रियों के द्वारा, अर्थात वैसी वस्तु है जिनको न तो हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, जो बिल्कुल अमूर्त होती है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति एक बड़ी संस्कृति के अंग है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति जो है एक बड़ी संस्कृति के अंग है। इसी के संदर्भ में आगमन एवं निम्नकॉफ ने कहा कि भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति जो है दोनों एक दूसरे से भिन्न है, फिर भी दोनों का एक विस्तृत संस्कृति की इकाई रहती है, आपस में संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रॉबर्ट विरस्टेड ने अभौतिक संस्कृति में विचारों और आदर्श के नियमों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में रॉबर्ट विरस्टेड का बड़ा अहम हिस्सा है। उन्होंने बड़ा संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसमें उन्होंने विचार, अभौतिक संस्कृति में विशेष प्रकार के विचारों और विश्वासों का विकास होता है तथा समाज के सदस्यों से इनका पालन करने की क्या होती है, आशा की जाती है। उनके विचारों से, उनके विश्वासों से, जितने भी विश्वासों से और विचारों से जो अभौतिक संस्कृति, क्योंकि ये जो विचार हैं, ये विश्वास हैं, ये बहुत धीरे धीरे, ये जो अभौतिक संस्कृति है ये बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और समाज के सदस्यों में लेकिन इनको पालन करने की आशा की जाती है कि ऐसे विचार करने से हमारी संख्या निर्धारित की जाती है कि सभी विचारों में रॉबर्ट विरस्टेड ने क्या किया, इस तरह के विचारों को 8 भागों में बांटा है। पहला क्या है, वैज्ञानिक सत्य, और दूसरा क्या है, धार्मिक विश्वास। पहला वैज्ञानिक सत्य, धार्मिक विश्वास, पौराणिक कथाएं, उपाख्यान लेखक, साहित्य, अंधविश्वास, सूत्र और लोकोक्तियाँ तथा लोक गाथाएँ। ये सब जो विचार हैं 8 भागों में बांटा है, ताकि क्या मनुष्य अपने इसी विचारों के आधार पे क्या करे, अपने समाज में अपने आप को प्रदर्शित करे। और भौतिक संस्कृति के अंतर्गत जैसे हमने जान ही लिया कि क्या है, बर्तन हैं, इमारतें हैं, पुल है, सड़क है, वस्त्र है, गाड़ियां हैं, फर्नीचर है और हमारे शिल्प वस्तुएं और औषधियाँ जो कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और अभौतिक में उन्होंने क्या किया, रीति रिवाज, सदियों, रूढ़ियों, कला, ज्ञान, धर्म, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखा रॉबर्ट विरस्टेड ने। अब प्राचीन काल, हमारा जो प्राचीन काल का मानव है केवल क्या था, असभ्य था। और उसके पास जो उस समय जो प्राचीन काल के समय जो मानव समाज था, हमारा जो असभ्य समाज था, वो क्या था कि इन सारे भौतिक साधनों को उनको क्या थी, कमी थी। क्योंकि उस समय मनुष्य की क्या थी, आवश्यकताएं अनंत नहीं थी, सिर्फ भोजन, वस्त्र और आवास था। जिस समाज के पास भौतिक पदार्थ जितने अधिक होंगे, हम उसे उतना ही प्रगतिशील और सभ्य समाज कहेंगे। क्योंकि हमारा सभ्य समाज में इन सब चीज़ों का, भौतिक वस्तुएं चीज़ों का होना बड़ा गुणकारी है। क्योंकि इसके बिना मानव क्या है, विकास नहीं हो सकता। और व्यक्ति यदि भौतिक संस्कृति से अनुकूलन न करे तो उसके सामाजिक अस्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अभौतिक और भौतिक में पता चल रहा है कि सामाजिक अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अभौतिक संस्कृति से
अगर अनुकूलन न करने पर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, सामाजिक तिरस्कार का सामना पड़ता है, कठोर नियम का पालन करना पड़ता है, क्योंकि विचार आदर्श जो है वो समाज के अंग बन जाते हैं। उनके अभाव में रहना समाज में मुश्किल है। और यही कारण है कि अभौतिक संस्कृति जो है उसकी जो प्रकृति है वह स्थिर होती है, और अभौतिक संस्कृति के द्वारा आत्मोन्नयन, ज्ञान की सूक्ष्मता, विश्व बंधुत्व तथा शांति और कर्म के सिद्धांत के पालन तथा व्यक्तियों को अपने व्यवहार के नियंत्रण का ज्ञान होता है। तो चलिए आगे अब हम देखेंगे कि भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर है। जैसे कि हमने जान ही लिया कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत क्या आ रहे हैं और अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत क्या आ रहा है। तो भौतिक संस्कृति की क्या होती है, प्रायः माप होती है, लेकिन अमूर्त रहने के कारण, दिखाई न देने के कारण हमारा अभौतिक संस्कृति में कोई माप नहीं होता, इसके निश्चित माप नहीं होती। और यह संस्कृति क्या है, सरल होती है। भौतिक संस्कृति जो है प्रायः सरल होती है, और अभौतिक संस्कृति प्रायः प्रकृति की तुलना से जटिल होती। जटिल इसलिए होती क्योंकि क्या है, यहाँ पे विचार और आदर्श समाज के अनुरूप चलना पड़ता है, और अगर नहीं हुआ, अगर विचार और आदर्श को अगर हम नहीं करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, यहाँ पे दंडित किए जाते हैं। तो भौतिक संस्कृति में पदार्थों की संख्या में क्या होती है, निरंतर वृद्धि होती रहती है। भौतिक संस्कृति, क्योंकि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं वह दिन पर दिन क्या है, अनगिनत संख्या में बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पदार्थों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जबकि अभौतिक संस्कृति की जो वृद्धि है वह धीरे धीरे होती है। किसी अवधि में यह वृद्धि जाकर आगे क्या होती है, या जाकर रुक भी जाती है कुछ समय अंतराल के लिए। भौतिक संस्कृति में ग्रहणशीलता का गुण है। जैसे अमीरी का वेशभूषा, मशीनों का प्रयोग, हम सरलता से भंडार में उसी रूप में क्या कर सकते हैं, ग्रह भारत में उसी रूप में हम ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमारी वेशभूषा है हमारे भारत में, हम उसी तरह से अपने आप को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन हम किसी भी दूसरे समूह की अभौतिक संस्कृति को क्या करते हैं, विशुद्ध रूप से ग्रहण, क्योंकि हमारे समाज की जो संस्कृति बनी हुई है हम उसी को ग्रहण कर सकते हैं। पश्चिमी सभ्यता या दूसरी सभ्यता, दूसरी समाज की हम संस्कृति की अवहेलना करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने समाज की संस्कृति को अगर छोड़ के दूसरे समाज की संस्कृति को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारा क्या करता है, समाज हमें से दंड मिलने का, मानव को हमेशा भय बना रहता है। भौतिक संस्कृति वैकल्पिक है, यह हमारी इच्छा और साधनों पर निर्भर करती है। भौतिक संस्कृति जो है वह वैकल्पिक होती है, और यह हमारी मनुष्य की इच्छा और साधनों पर निर्भर करती है कि हमें क्या साधन की ज़रूरत है, क्या निर्मित मनुष्य के द्वारा क्या निर्मित साधन होनी चाहिए जिससे हम अपने आप को सुरक्षित पाए, हमारा जीवन खुशहाल हो, जीने की कला सही हो। लेकिन अभौतिक संस्कृति में क्या है, बाध्यता का गुण है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने समूह के विश्वासों और परंपराओं के अनुसार व्यवहार करना जरूरी है। और भौतिक संस्कृति क्या है, प्रायः परिवर्तनशील है। जैसे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन आएगी और जैसे जैसे मानव की आवश्यकताओं में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे हमारे समाज में क्या होगा, भौतिक संस्कृति में परिवर्तनशीलता आएगी। और जबकि अभौतिक संस्कृति में क्या है, स्थिरता का गुण है, क्योंकि विचार और आदर्श जो है उसमें स्थिरता का गुण है। परिवर्तनशीलता जो है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। परंपरा और विश्वास क्या है, वो बंधनों से बंधे रहते हैं, बंधनों में जकड़े रहते हैं, तो वह बहुत धीरे धीरे उसकी संख्या में वृद्धि होती है। ये स्थिरता का इसमें गुण है, और भौतिक में परिवर्तनशीलता का। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृति से ही रिलेटेड है। संस्कृति के प्रकृति क्या है और तत्व क्या है। नेचर एंड एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। अब संस्कृति की अवधारणा को हमने देख लिया, विशेषताएं को देख लिया, और संस्कृति के प्रकार को देखा। अब उसी से संबंधित है कि आखिर संस्कृति की प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है और उसके तत्व क्या है।
तो इतना जान लेने के बाद संस्कृति क्या है, किसी समाज के वे सूक्ष्म संस्कार हैं जिनके माध्यम से लोग क्या करते हैं, परस्पर संप्रेषण करते हैं। संस्कृति किसी समाज के वे सूक्ष्म संस्कार है, वे छोटे संस्कार है जिनके माध्यम से लोग परस्पर क्या करते हैं, संप्रेषण में अपने विचारों का, संस्कारों का, हमारी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं और जीवन के विषय में अपनी अभिवृत्तियों और ज्ञान को दिशा देते हैं। अपने जीवन के विषय में अपनी अभिवृत्तियों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को और ज्ञान को नई दिशा देते हैं। संस्कृति हमारे जीने की और सोचने की क्या है, विधि है। संस्कृति के द्वारा हम हमारे जीने की और सोचने की विधि है और हमारी अंतस्थ प्रकृति है और प्रकृति की अभिव्यक्ति है। हर्षकोविटस विद्वान है, समाजशास्त्री हर्षकोविटस ने क्या कहा कि संस्कृति की सबसे छोटी पहचानी जा सकने वाली इकाई है। तो उदाहरण के लिए हम इसको एक कहावत के रूप में लेते हैं, जैसे मित्र और शत्रु की पहचान क्या होती है, प्रायः दुख में होती है। तो इस कहावत के जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ है उसमें इस वाक्य को हम निकाल दें। जितने भी वाक्य का मित्र और शत्रु की पहचान क्या है, दुख में होती है। तो इस कहावत में जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ है निकाल दे, सिर्फ हम किसको रख ले, पहचान शब्द को। तो पहचान को हम अगर अलग अलग खंडों में तोड़ते हैं, प अलग अलग वर्णों में, शब्दों में प, ह, चा और न अक्षरों में अगर विभाजित करते हैं और फिर इसको हम पुनः उसी किसी स्थान पर अगर उपयोग कर सकते, लेकिन इसके बाद यदि हम चाहें कि इन अक्षरों को भी हम विभाजित कर ले तो यह क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। क्योंकि असंभव हो जाएगा और इसके कारण असंभव हो जाने का ये वर्णाक्षर संस्कृति के तत्व है और संस्कृति के भौतिक पक्ष पर लागू होते हैं। जैसे साइकिल क्या है, एक भौतिक वस्तु है। तो साइकिल में क्या क्या रहते हैं, मिडगार्ड, रिम, हैंडल, टायर। तो अगर उसकी एक भी पिन अगर गायब हो जाती है तो वो साइकिल जो हमारे लिए जो भौतिक वस्तु है वो क्या हो जाती है, बिना साइकिल किसी एक पेज के, है ना, एक पेज के बिना साइकिल वो चल ही नहीं सकती, वो निरर्थक मानी जाएगी, हमारे लिए वो साधन के रूप में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हम इसको दो उदाहरण से जाने कि पहचान मित्र एवं शत्रु की पहचान होती है ना, दुख में। तो पहचान को हमने बांटा, पहचाना, और अगर हम इस शब्दों का कहीं भी अगर उच्चारण करते हैं तो उपयोग हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर हम इन अक्षरों को विभाजित करते हैं तो ये हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो संस्कृति की प्रकृति क्या है, निम्न प्रकार की होती है। संस्कृति क्या है, ऐसे तो देखा जाए तो अर्जित प्रकृति, इसकी जो प्रकृति है वह क्या है, अर्जित है। तो संस्कृति की प्रकृति जो है वो जन्मजात न होकर अर्जित होती है। व्यक्ति आदतें, गुण और विचार इत्यादि को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं और व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। संस्कृति की जो प्रकृति है वो क्या क्या है, संस्कृति की प्रकृति गत्यात्मक प्रकृति है, डायनेमिक है, सामाजिक प्रकृति है, आदर्शात्मक प्रकृति है, समन्वयकरण की प्रकृति है, उपायोजन युक्त यूजफुल प्रकृति है और आवश्यकताओं की पूरक है। ये क्या है, इतने सारे संस्कृति की प्रकृति है। अब इसको हम एक एक करके जानेंगे। गत्यात्मक है तो कैसे है, इस डायनेमिक संस्कृति की जो प्रकृति है वह गत्यात्मक, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी के अनुभव के बढ़ते रहने के कारण संस्कृति भी परिष्कृत होती है। संस्कृति की जो प्रकृति है वह गतिशील होती है, गत्यात्मक होती है और प्रत्येक पीढ़ी के अनुभव जैसे जैसे बढ़ते हैं उसके कारण संस्कृति भी क्या है, परिष्कृत होती है और आगामी पीढ़ी के लिए यह गतिशील रहती है। सामाजिक, अब ये सोशल कैसे, इज सोशल, तो समाज में अलग रहकर कोई भी व्यक्ति संस्कृति का सृजन, संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता।
हमारे समाज में संस्कृतियों में विविधता से दिखाया गया है। समाज में अलग रह के हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति को हाँ, समाज से अलग रह के हम व्यक्ति के संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते, सृजन नहीं कर सकते। हमारे समाज में संस्कृतियों में विविधता से दिखाया जाता है कि संपूर्ण समूह के व्यवहारों से ही क्या होता है, संस्कृति का निर्माण होता है और सामाजिक होता है। आदर्शात्मक है। तो कैसे आदर्शात्मक है? आदर्शात्मक व्यवस्था का संबंध क्या है? ज्ञान तथ्य से है। व्यक्तियों को किस प्रकार की क्रिया करना है और किस प्रकार की क्रिया करना चाहिए तथा उनके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण कैसे हो, क्या है? आदर्शात्मक व्यवस्था। क्योंकि संस्कृति क्या है? आदर्शात्मक होती है, गतिशील होती है, अधिशाम्यवी होती है। संस्कृति सामाजिक होने के साथ साथ क्या करते हैं, अपने जितने भी आदर्श विचार हैं उनका कहना है कि जो व्यक्ति की जितनी भी क्रियाएं हैं वह किस प्रकार की क्रियाएं करना चाहता है, किस प्रकार के कर्तव्यों को लेना चाहता है, किस प्रकार के अधिकारों का निर्धारण करता है। तो संस्कृति में व्यवहार के आदर्श, नियम, प्रतिमान सम्मिलित है और इनके अनुरूप मानव आचरण करने की जो चेष्टा है उस समाज के सदस्य से ही करते हैं। उनकी जो आदर्श है, मानदंड है, जो प्रतिमान है, जो सम्मिलित है, उनके अनुसार क्या करते हैं, अनुरूप मानव का जो आचरण है, मानव का जो व्यवहार है, उसके करने की चेष्टा उस समाज के सदस्य से ही करते हैं। नेक्स्ट क्या है, समन्वयीकरण का गुण। संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संस्कृति की प्रकृति में कि संस्कृति जो है किसी भी समाज की पहचान होती है। हमारे समाज की अलग अलग संस्कृति होती है और हम अलग अलग संस्कृतियों को देखते हुए ही अपने समाज की पहचान लेते हैं। और इतिहास जो है हमारा इस बात का साक्षी है कि प्राचीन भारत की संस्कृति है वो मुस्लिम संस्कृति है कि अंग्रेजी संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित करता है। संस्कृतियों में परस्पर क्या होता है, मुस्लिम संस्कृति, हिंदू संस्कृति, अंग्रेज की संस्कृति, अंग्रेजी की संस्कृति, सभी का समन्वयीकरण का गुण पाया जाता है। और ये जो भी दो संस्कृति चाहे जितने भी पृथक क्यों न हो सके, उनमें कुछ न कुछ क्या होती है, एक भूतता या एक मतता आ जाती है। और ज़्यादातर प्रायः क्या है, एक दूसरे की संस्कृति क्या है, प्रायः एक दूसरे से मिलती जुलती है। ऐसा देखा गया है कि हम कितना भी, इसलिए ये वर्ड यूज किया कि ये क्या है, संस्कृति में क्या है, समन्वयीकरण का गुण है। सभी एक दूसरे में समन्वय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि अगर एक मोमबत्ती है और उसका सांस्कृतिक ढांचा है कि मानव की संपूर्ण जो जीवन विधि है, कोई न कोई कार्य तो अवश्य ही होता है। यह मोमबत्ती क्या करता है, संस्कृति में एक समन्वय होने के गुण के में उदाहरण के अगर हम देखें तो यह मोमबत्ती क्या है, कभी रोशनी देने का भी काम करता है। यह मोमबत्ती धार्मिक जीवन का भी प्रतीक है, या किसी कंपनी या व्यापार का चिन्ह भी हो सकता है, या किसी भी संस्कृति में मोमबत्ती के समस्त कार्यों को समझाने का पता चलता है कि पृथक पृथक अस्तित्व न तो होता है और न ही होना संभव है। सभी में समन्वयीकरण का गुण है और इसका उद्गम स्थान एक ही है। उद्गम स्थान क्या है, मानव स्वयं है। मानव इसका क्या है, स्वयं है। संस्कृति का जो समन्वयीकरण का गुण है, इसमें मानव खुद है, स्वयं है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोजन युक्त। कैसे ये यूज़फुल है हमारे संस्कृति की प्रकृति में। संस्कृति चूँकि परिवर्तनशील है, हमने क्या बताया, संस्कृति क्या है, हमारा परिवर्तनशील है और प्रकृति युक्त है। अतः वह बाहरी और आंतरिक शक्तियों का आवश्यकता अनुसार क्या करता है, उपयोजन भी करती है। मानव का शारीरिक, मानसिक अस्तित्व जिन साधनों से बना रहता है, उन साधनों की समग्रता उपायोजन ही हमारी संस्कृति है। आवश्यकताओं के पूरक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आवश्यकताओं के पूरक। तो मानव केवल प्राणी शास्त्रीय प्राणी ही नहीं,
अपितु सामाजिक प्राणी भी है और इन दोनों ही रूपों में उसकी अनेक शारीरिक मानसिक आवश्यकताएं होती। संस्कृति अपनी प्रकृति में मनुष्य की नैतिक, सामाजिक, भौतिक और अभौतिक इत्यादि सभी प्रकार की आवश्यकताओं के पूरक है और बौद्धिक अस्तित्व को अपना बनाए रखता है। किसके कारण? मानव की आवश्यकताओं के पूरक मानव प्राणी शास्त्रीय प्राणी ही नहीं, एक सामाजिक प्राणी भी है और इन दोनों के कारण क्या है? उनकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं और मानसिक आवश्यकता। संस्कृति अपनी प्रकृति में मनुष्य की नैतिक, सामाजिक और भौतिक, अभौतिक इत्यादि सभी प्रकार की आवश्यकताओं के पूरक है और इससे उनका क्या होता है? बौद्धिक अस्तित्व को बना रहता है। अब हमने प्रकृति देखा, अब हम नेक्स्ट है संस्कृति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। तो संस्कृति के प्रमुख तत्वों से आशय है आदर्श, व्यवहार, विचार, विश्वास, रीति रिवाज, भाषा, प्रतीक, मानदंड, मूल्य और कलाकृतियाँ। तो भाषा प्रभावी क्या है? सामाजिक संपर्क को संभव बनाती है क्योंकि हमारे समाज में संस्कृति भिन्न भिन्न है, समाज में विभिन्न तरह की संस्कृतियां हैं, तो विभिन्न तरह की संस्कृति से विभिन्न तरह की भाषा होगा, तो हमारा सामाजिक संपर्क को क्या बनाएगा? संभव बनाएगा और उसे प्रभावित करती है। अलेक्जेंडर एवं गोल्डन वाइजर ने संस्कृति के तत्व को उन्होंने कैसे परिभाषित किया कि हमारी प्रवृत्तियाँ, विश्वास और विचार, हमारे निर्णय और मूल्य, हमारी संस्थाएं, राजनैतिक और कानूनी, धार्मिक और आर्थिक और हमारी नैतिक संहिताएं और शिष्टाचार के नियम, हमारी पुस्तकें, मशीन और हमारे विज्ञान, दर्शन और दार्शनिक, ये सब और दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, तथा प्राणी स्वयं भी अपने विभिन्न संबंधों में भी करते हैं। क्या क्या करते हैं? राजनीतिक कानून, हमारी प्रवृत्तियाँ, विश्वास, विचार, निर्णय, मूल्य और संस्थाएं, राजनैतिक, कानूनी, धार्मिक और आर्थिक, हमारी नैतिक संहिताएं और शिष्टाचार के नियम, हमारी पुस्तकें और मशीनें, हमारे विज्ञान, दर्शन और दार्शनिक, ये सब हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको क्या करता है? हमारा मानव प्राणी स्वयं भी है और विविध संबंधों में भी है। बोगार्डर्स के अनुसार कि संस्कृति एक समूह के समस्त रीति रिवाजों, परंपराओं, और चालू व्यवहार प्रतिमानों से बनती है। संस्कृति क्या है? समूह के समस्त रीति रिवाजों के प्रतिमानों से बनती है। संस्कृति एक समूह का क्या है? मूलधन है। वह मूल्यों की एक पूर्ववर्ती समाशिष्ट है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या होते हैं? पैदा होता है और वह एक माध्यम है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है और विकसित भी होते हैं। बोगार्डर्स के समूह जो है, हमारा समूह के जितने भी सदस्य हैं, समूह के समस्त रीति रिवाज और परंपराएं जो हैं, हमारा क्या है? ये हमारे समूह का एक मूलधन है और एक मूल्यों, ये जो मूलधन है वो प्रत्येक व्यक्ति में पैदा होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है? पैदा होते हैं और ये संस्कृति को क्या करते हैं? विकसित करते हैं। नेक्स्ट शिक्षा शास्त्री के अनुसार J.L. गिलिन तथा JP ने सामाजिक समूह के सीखे हुए व्यवहारों को संस्कृति कहा। क्या कहा इन्होंने? कि हम समाज में जो भी सीखते हैं, समूह के अनुसार जो सीखते हैं, समूह में रह कर सीखते हैं, समुदाय में तो सीखे हुए व्यवहारों को ही संस्कृति कहा। इस प्रकार संस्कृति के अनुभव वह सब कुछ सम्मिलित है जो कुछ मनुष्य समाज में सीखता है, जैसे ज्ञान, धार्मिक विश्वास, कला, कानून, नैतिकता, रीति रिवाज, व्यवहार के तौर तरीके, साहित्य तथा भाषा। क्योंकि हमारा संस्कृति क्या है? विभिन्न तरह के रीति रिवाजों का, प्रथाओं का, कला का, कानून का और व्यवहार के तौर तरीके का और विभिन्न तरह की भाषाओं का अध्ययन करता है। तो सहज व्यवहार जैसे सांस लेना इत्यादि क्या है?
ये संस्कृति के अंतर्गत नहीं आएगा। तो AW एवं ग्रीन के अनुसार नेक्स्ट परिभाषा है AW ग्रीन के अनुसार कि संस्कृति ज्ञान, संस्कृति का जो ज्ञान है, व्यवहार है, क्रिया, इन आदर्श प्रवृत्तियों को ज्ञान और व्यवहारों से उत्पन्न हुए साधनों की व्यवस्था को कहते हैं, जो हमारे सामाजिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रायः हस्तांतरित होती क्या होती है। संस्कृति प्रायः ज्ञान, व्यवहार, विज्ञान, विश्वास, इन आदर्श पद्धतियों को ज्ञान और व्यवहार से उत्पन्न किए गए साधनों की व्यवस्था को कहते हैं, जो सामाजिक रूप से क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित। क्योंकि हमने क्या बताया, संस्कृति क्या है, एक पर्यावरण का निर्मित भाग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर हम पुनः नेक्स्ट कक्षा में आप सभी से मिलेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आप संस्कृति के कितने प्रकार हैं, उनका वर्गीकरण करें उदाहरण के साथ, और संस्कृति के प्रकृति को बताएं एवं संस्कृति के तत्वों का विभिन्न परिभाषाओं के साथ परिभाषित करें। अलविदा।